नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो री एग्जाम, इसके लिए हम आपको प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। 2018 का जो पेपर कैंसिल हो गया था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपका, अभी तक हम हिंदी के 50 प्रश्न करा चुके हैं, जीके जीएस के 50 प्रश्न करा चुके हैं। इससे पहले जीके जीएस वाले देखे थे, नहीं देखा हो वीडियो, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा रीजनिंग पोर्शन। क्वेश्चन पेपर आपको ये क्लियर दिमाग में होना चाहिए। प्रथम पाली का करा रहे हैं क्योंकि द्वितीय पाली का अलग से कराएंगे। तो चलिए रीजनिंग के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। पर रीजनिंग के सारे क्वेश्चन यहाँ पर नहीं करा पाएंगे क्योंकि ज़्यादा जो प्रश्न है उनका लेवल थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको समझाते हुए चलेंगे ताकि खाना पूर्ति मात्र चीजें ना हो, आपको समझ में भी आए। तो आधे अगर क्वेश्चन हो सकेंगे तो आधे कराएंगे, आधे अगले दिन। तो सबसे पहला प्रश्न आपका, अगली संख्या कौन सी आएगी? जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, बीच में गैप देख लीजिए, या तो ये देख लीजिए अगली संख्या कितने के गुणज पर आ रही है। जैसे यहाँ पर 12 तिया 36 होता है, उसमें से 3 घटाएंगे तो 33 आ जाएगा। फिर 33 का 3 गुना 96 के नजदीक आ रहा है, फिर उसमें कुछ जुड़ रहा है। इस तरीके से सीरीज आपकी चलेगी। तो डायरेक्ट सीरीज आप देखेंगे तो ये आपकी सीरीज यहाँ पर जो है वो चल रही है, जिसमें आप देखेंगे तो 3 से गुणा, उसके बाद -3, उसके बाद 33 में 3 से गुणा करेंगे, फिर -3, फिर 96 में 3 से गुणा करेंगे, फिर -3, 3 से गुणा -3, 3 से गुणा -3। इस प्रकार से 2 5 5 3 बी वाला आंसर आपका आ जाएगा। और कोशिश ये कीजिएगा, रीजनिंग का यही सबसे अच्छा तरीका है कि ये नहीं कि आपने डायरेक्ट आंसर देख लिया कि क्या इसमें है। जब यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाया जाए, वीडियो को रोकिए, खुद से सोचिए क्या वहाँ पैटर्न बन रहा है, उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए। 52 प्रश्न आपका, अगली संख्या कौन सी आएगी? 4, 9, 26, 105, 524 और अगला नंबर। अब यहाँ पर देखिए 4 है और अगला नंबर जस्ट 9 आ गया है, तो 5 6 7 8 9। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट 26 आ गया है। जब संख्या का अंतर ज्यादा हो तो ये तो क्लियर हो जाता है आपको कि कोई ना कोई संख्या इसमें गुणा हो रहा होता है। अगर अंतर ज्यादा नहीं बढ़ रहा है तो जोड़ भी हो सकता है। तो यहाँ पर बात करते हैं क्या पैटर्न होगा। तो 4 से 9 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 जोड़ेंगे, 9 हो जाएगा। 9 से 26 बनाने के लिए 9 तिया 27 और 1 इसमें घटा देंगे। पहले 2 से गुणा के 1 जोड़ा, फिर अगला 3 से गुणा के 1 घटाया, फिर अगला 4 से गुणा करेंगे, फिर 1 जोड़ देंगे, फिर 5 से गुणा करेंगे, 1 घटा देंगे, 6 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 2 3 4 5 6, 1 जोड़ा घटाया, 1 जोड़ा घटाया, 1 जोड़ा, इस तरीके से क्रम चलेगा। तो 3 1 4 5 आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ दे रखा है, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला यहाँ पर कौन सा आएगा? जैसे यहाँ बी लिखा है, FJN 128 करके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो BCDEF आ गया, GHIJ, यानी 3 3 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे चारों में R है, यानी आप ABCD वाले तो चेक ही मत करिए, जब चारों में ही R है। नंबर पे फोकस करिए, 2 8 32 128। ये क्या है आप जानते हैं कि 4 4 से गुणा करते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, क्योंकि 2 चक्कू 8 होता है और 8 चक्कू 32 होता है, 32 चक्कू 128, तो 128 चौके करेंगे तो आप देखेंगे आंसर आपका 512 आ जाएगा। यही आप देखेंगे कि जो लेटर है इसमें भी 4 4 का डिफरेंस है, नंबर में 4 4 का गुणा हो रखा है, और इस तरीके से बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है BAC CAB, इस तरीके से DAE और EAD। अब यहाँ पर देखिए बी लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा हुआ है, ये देखिए BCDE, अगला जाहिर सी बात है एफ आएगा। एफ वाला ऑप्शन यहाँ दे रखा है आपको। और जब पहले ही मैच कर गया तो आपको बाकी चीजें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। बाकी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बीच में ए है, यहाँ भी बीच में है, तो अगला भी बीच में ए आएगा। वैसे आपको एक मिल जाता है तो आप समय बचाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, आंसर बी वाला ही यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। बाकी सॉल्यूशन यहाँ दिखाया गया है कि बी से सी डी, जो पहला पहला है सब में एक एक जुड़ रहा है, बीच वाले में कुछ नहीं जुड़ रहा है, और लास्ट वाले में एक घट रहा है 3 जुड़ रहा है, एक घट रहा है 3 जुड़ रहा है। इस तरीके से पैटर्न आपका चल रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित अल्फा न्यूमेरिक क्रम का आप अध्ययन करें, निम्न प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर दें। कह रहा है संख्या 2 के बाद ऐसी एक विषम संख्या कितनी बार आती है? अब 2 यहाँ पर देखेंगे ये है, इसके बाद विषम संख्या आ रही है, बिल्कुल आ रही है। डायरेक्ट आपको यहाँ तो समझ में आ गया ना प्रश्न में क्या पूछा, तो डायरेक्ट आंसर में ही आपको दिखाते हैं ना कहाँ कहाँ पर 2 है। देखिए जैसे ये 2 है, इसके जस्ट बाद एक विषम संख्या आ रही है। इसी प्रकार 2 है, उसके बाद एक विषम संख्या 1 आ रही है। इसके अलावा 2 से है, यहाँ इसके बाद एक विषम संख्या 5 आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर 2 है पर इसके बाद विषम संख्या नहीं है क्योंकि 6 है।
इसलिए ये भी हट कट जाएगा। इसके बाद देखिए 2 के बाद 4 है, ये भी विषम संख्या नहीं है, इसलिए इसको भी नहीं गिनेंगे। पर उसके बाद जो 2 के बाद 5 आ रहा है, ये तो आपकी विषम संख्या है, नहीं इसको भी गिनेंगे। तो 1 2 3 4 टोटल 4 ऐसा है जिसमें 2 के बाद आपकी विषम संख्या आ रही है। क्लियर हो गया आपका? विषम संख्या आप जानते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, वो विषम संख्या होती है। आंसर आपका 4 यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्यात्मक क्रम का अध्ययन करना है और बताना है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। एक इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है, यदि एक प्रत्येक विषम अंक से घटाया जाता है और एक प्रत्येक सम अंक में जोड़ा जाता है तो नवनिर्मित अनुक्रम में इनमें से कौन सा नंबर दूसरे नंबर पे आएगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की यहाँ पर है बस, कि एक प्रत्येक विषम अंक से घटाया जाता है, मतलब समझ रहे हैं, जैसे 629 लिखा हुआ है। अब 629 में 9 क्या है? 9 विषम संख्या है। अब प्रत्येक विषम अंक से एक घटाया जा रहा है ना, तो 9 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा? आपका 8 बचेगा। इसी प्रकार एक प्रत्येक सम अंक में जोड़ा जाता है, दो बीच में जो लिखा है 629 में, दो सम संख्या है, इसमें एक जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। 6 भी एक सम संख्या है, तो जोड़ देंगे 738 हो जाएगा। इस तरीके से आपको सभी संख्याओं को बनाना होगा और उसके बाद आपको बताना होगा कि दूसरे नंबर पर हाईएस्ट नंबर कौन सा आएगा। तो ये तो क्लियर समझ में आपको आ गया होगा प्रश्न में क्या कह रहा है। अब डायरेक्ट मैं आपको सारे नंबर ही दिखा देता हूँ कि कौन कौन से बनेंगे। जैसे ये आप देखेंगे पूरी लिस्ट है, जैसे 629 है, मैंने बताया कि जैसे जो विषम संख्या है उसमें एक कम कर दिया जाएगा, सम संख्या में एक बढ़ा दिया जाएगा, 6 में एक बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे 629 से 738 बन जाएगी, 812 से ये से ये सारी संख्याएं बन जाएंगी। अब इसमें आप देखिए नीचे वाली, अब ऊपर वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है। जो नीचे नई संख्या बनी है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या 903 है, जो कि पहले नंबर पे आ जाएगी। अब इससे छोटी कौन सी है? तो ये 700, 200, 500, 300, 800, तो ये 898 वाली दूसरे नंबर पे आ रही है। और प्रश्न में यही तो कह रहा था कि कौन सी दूसरी सबसे उच्चतम संख्या होगी। तो आंसर यहीं पर यही आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं तो लग रहा है समय कम, पर जब आप एक एक चीजों को लिखते हैं तो अच्छा खासा समय जाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चनों को। इसी प्रकार से मैं तो कह रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन को पहले ही आप कॉपी पेन ले करके साइड बाय साइड लगाते चलिए। और रीजनिंग तो ऐसी चीज है जितना आप लगाएंगे उतना मजा आएगा। अगला देखते हैं। मल्टीप्लाइड का अर्थ है योग, डिवाइड का अर्थ है घटाओ, प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ भाग। तो इसमें आपसे पूछा गया है क्या होगा। अब जैसे मल्टीप्लाइड का अर्थ योग है, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाइड ये है तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे? योग लगा देंगे। इसी प्रकार डिवाइड का अर्थ घटाव है, डिवाइड आपका ये है, इसकी जगह क्या कर देंगे? तो आप घटाव है ना, तो इसकी जगह माइनस लगा देंगे, ऊपर लिख देते हैं माइनस, यहाँ माइनस लगा दिया। उसके अलावा प्लस का अर्थ गुणा है, ये प्लस लगा हुआ है, इसकी जगह क्या है? गुणा है, तो हमने प्लस की जगह गुणा लगा दिया। और माइनस का अर्थ भाग है, माइनस पहले से लगा हुआ है तो इसकी जगह हमने भाग लगा दिया। और यहाँ पर प्लस ये भी है तो प्लस की जगह हमने क्या सीखा देखा कि मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाइड लगा दिया। अब देखिए इस तरीके से एक नई इक्वेशन बन जाएगी। 120 मल्टीप्लाइड, ये पहले वाला है, नीचे वाला देखिए 120 मल्टीप्लाइड 12, और हमने क्या लगाया था? या डिवाइडेड। तो जो ये सारे चिन्ह लगाए ना उसको लगाते हुए ही आपको पूरी समीकरण लिख लेनी है। तो 12 डिवाइडेड 3, और डिवाइड की जगह माइनस था, 3 माइनस 4 प्लस 2 प्लस डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाइड 1। इस तरीके से आपने ये सारे चिन्ह लगाते हुए ये समीकरण लिख लिया। अब प्रश्न में पूछ क्या रहा था? प्रश्न में केवल यही कह रहा था कि मतलब इसका क्या सॉल्यूशन आएगा। अब आपको पता है कि जब इस तरीके से कभी दी होती है वैल्यू तो बॉडमास लगाते हैं। बॉडमास में मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट सबसे पहले यूज होता है, ये सॉल्व होता है, फिर ओ से आपका और, डी से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओ ऑफ करके आपका का करके लिखा रहता है ना, वो होता है। तो यहाँ पर हम देखिए बात करते हैं सबसे पहले इनमें से क्या आएगा, तो सबसे पहले डिवीजन आएगा। अब डिवीजन में आप देखेंगे 3 है, 12 है, 3 चक्कू 12 हो जाएगा। नीचे देखिए सॉल्व भी साथ साथ देखते चलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले डिवीजन आता है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसलिए 3 चक्कू 12 होता है, हमने यहाँ 4 लिख दिया। तो 120 गुणे 4 माइनस 4, और यहाँ पर भी डिवाइडेड है, सबसे पहले डिवाइडेड ही आता है, 2 से 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2 होता है ना, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। फिर 120 मल्टीप्लाइड में आपका 4 माइनस 4, और यहाँ पर तो 1 आ ही गया था, +1 × 1। अब अगले स्टेप में आप जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन आता है बॉड मास के अकॉर्डिंग, यहाँ ऊपर देखिए मास लिखा हुआ है ना, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लीकेशन पहले आता है तो पहले गुणा कर दिया, 4 को 12 से गुणा करेंगे 48 होता है, 12 चौक 48, और ये 0 लगा दिया, 480 हो गया। और माइनस का 4 ये ऐसे लिख दिया। यहाँ वाला भी गुणा पहले कर लेंगे, तो 1 गुणे 1 1 होता है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। तो 480 माइनस 4 + 1 कर देंगे, 481 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 480
और इधर वाला 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि एडिशन पहले होता है सब्ट्रैक्शन बाद में होता है, इसलिए 480 में 1 जोड़ेंगे 481 हो जाएगा, 4 इसमें से घटा देंगे 477 आपका आंसर हो जाएगा। अब कई लोग गलती कहाँ करते हैं, गलती यहाँ करते हैं कि 480 में से 4 पहले घटा दिया उन्होंने, उसके बाद 1 जोड़ रहे हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है। बाकी यहाँ पर तो शायद आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू छोटी है, परंतु हमेशा बॉड मास के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। तो क्लियर हो गया होगा, आंसर 477 आपका आ जाएगा। अगला देखते हैं। वीडियो सभी लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, कोशिश हम करते हैं कि चीजें आपको समझ में भी आए। डायरेक्ट आंसर यहाँ पर बताने से कोई मतलब तो बनेगा नहीं, प्रैक्टिस कर ही रहे हैं आप प्रीवियस ईयर की, ताकि चीजें जो प्रीवियस ईयर में आई हैं अगर उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाए। जैसे यूपी पेट की जो परीक्षा हुई थी ना पिछले साल वाली, उसमें जो डीआई का क्वेश्चन आया था, ग्राफ का क्वेश्चन आया था, सेम उसी प्रकार उसी पर बेस्ड क्वेश्चन इस साल वाला जो पेट का पेपर हुआ था उसमें आया था। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर लगाया जाता है, ताकि कई बार चीजें उसी पर बेस्ड आ जाए तो आप कर ले जाए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें कह रहा है समीकरण को सही बनाने के लिए 2 संकेतों की अदला बदली करनी पड़ेगी। तो कौन से वो अदला बदली वाले होंगे? तो देखिए यहाँ पर डिवाइडेड वाला आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर वैल्यू आ रही है -1। तो अगर आप डिवाइडेड वाली वैल्यू को बदलेंगे, जैसे यहाँ पर डिवाइडेड लिखा है ना, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, तो मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड अगर बदलेंगे, डिवाइडेड यहाँ पर ले आएंगे, तो 3 को 4 से अगर भाग देंगे तो वैल्यू तो पॉइंट में आ जाएगी, यानी आपको यहाँ पर तो ऑप्शन कट जाएगा। इसी प्रकार डिवाइडेड को प्लस से देखिए बदल के, डिवाइडेड को प्लस से, तो डिवाइडेड को अगर प्लस से बदलेंगे, यहां पर आपका प्लस है, तो यहां पर अगर आप डिवाइडेड ले आएंगे तो 5 को 3 से भाग देंगे, यहां पर भी दशमलव में वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों ही डिवाइडेड वाली जो वैल्यू वाले हैं, ये आपके दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। इससे आप समय बचा सकते हैं, ये नहीं कि आप सबको चेक करने बैठ गए। जब आप देख ही चुके हैं -1 यहाँ पर वैल्यू है, यानी आप डिवाइडेड वाले चिन्ह को ना चेक करें। अब बच्चे दो, सबसे पहले कोई चेक कर लेते हैं, जैसे प्लस यहाँ है और माइनस यहाँ है, प्लस और माइनस को आपस में एक्सचेंज, वैसे आंसर पहला ही है तो साथ में आंसर भी देखते हुए चलिए कि प्लस यहाँ है, ये जो ऊपर समीकरण लिखा था ना सेम वही समीकरण यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 + 3 और मल्टीप्लाइड 4 -12 डिवाइडेड 2 और बराबर -1। प्लस और माइनस को आपस में जो है वो बदलेंगे, तो देखिए प्लस पहले आ गया, माइनस यहाँ पर है, और बदलने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस जो है आपका यहाँ माइनस की जगह पर आ जाएगा और जो माइनस था वो आपका प्लस की जगह पर आ जाएगा। ये चीज केवल बदलना था। तो अब यहाँ पर समीकरण पहले ये था, अब ये हो जाएगा 5 - 3 मल्टीप्लाइड 4, बाकी सब चिन्ह वैसे ही रहेंगे। माइनस आ गया यहाँ पर, तो 4 + 12 हो जाएगा और डिवाइडेड 2। यानी अब इसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? केवल इतना करना होता है, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, मतलब जो ऑप्शन दिया गया है उसमें ये बदल करके चेक करना होता है कि वैल्यू -1 के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो बॉड मास लगाएंगे, डिवीजन सबसे पहले होता है आपको बताया, तो 2 छंग 12 होता है, यहाँ पर 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस भी है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी है, तो मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन ये क्रम चलता है, यानी गुणा पहले होगा तो गुणा भी कर लीजिए, 4 तियां हो जाएगा 12, तो यहाँ पर 12 है, 6 तो पहले ही आ चुका है। अब 5 - 3, 5 - 12 + 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर एडिशन है, यहाँ सब्सट्रैक्शन है, एडिशन पहले होता है तो 12 में 6 जोड़ लीजिए। वैसे एक चीज ये भी देखें, 12 में 6 क्यों, यहाँ तो वैल्यू माइनस की 12 है ना, तो आप प्लस के 6 को प्लस के 5 से जोड़िए, तो 6 5 होगा 11, और 11 इधर आ जाएगा -12, तो -1 बचेगा, तो सही है, -1 ही तो चाहिए था हमें, आंसर यहाँ पर -1 आ जाएगा। यहाँ पर चीज समझ में आई आपको, ये वैल्यू माइनस वाली, माइनस में 12 है ना, हमको पता है एडिशन पहले होता है, तो जो जो प्लस वाली संख्या उनको हमने पहले जोड़ लिया। तो कुल मिलाकर के आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा कि प्लस और माइनस को अगर बदल दें यहाँ पर, तो आपकी वैल्यू -1 के बराबर हो जाएगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला ये आपका है जिसमें आपको अरेंज करना होता है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। इसमें बेसिकली आपको ये देख, जैसे डिक्शनरी में आप देखते हैं ना सारे लेटर जिस क्रम में होते हैं वही सेम। जैसे आर देखिए सभी में आपका पहले नंबर पे आ रहा है, वो तो कॉमन है। सेकंड लेटर देखिए यहाँ ई है, इन सब में भी ई है, सब में ई है। थर्ड लेटर देखिए यहाँ पर एस है, यहाँ एम है, यहाँ पी है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर जी है। अब अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अगर आप चलिए तो एबीसी इन सभी में पहले कौन सा आता है, तो आपको पता है जी पहले आता है, ए बी सी डी ई एफ जी, और उसके बाद HIJKLMNOPQRSTUV इस तरीके से चलता है, यानी जी सबसे पहले आता है। तो 6 नंबर वाला जो आप देख रहे हैं ये सबसे पहले आएगा, पर चारों ऑप्शन में ही सबसे पहले पे है।
दूसरे में देखिए, दूसरे नंबर पे 3 चारों ऑप्शन में पहले पे है, यानी कि तीसरा वाला ही आएगा। और आपको पता भी है एम पहले आता है क्योंकि एम किसी में है नहीं। आपको थर्ड लेटर पर केवल यहाँ पर अभी फोकस करना है। जी के बाद एम आता है अल्फाबेट में, GHIJKLM। उसके बाद NOP आता है, पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है। यानी जब तीनों में पी कॉमन आ रहा है तब आपको क्या करना है, उसका अगला लेटर देखना है। अब अगला लेटर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ओ है, बाकी चौथे पर आप फोकस करिए। यहाँ ओ है, यहाँ ई है। वैसे केवल आप पी वाले में देखिए ना, एक यहाँ ई है और यहाँ पर भी ई है। यानी कि आपको क्या करना है, और अगले पर जाने से पहले ये देखना है कि यहाँ ओ आ रहा है। यानी ABCDE में ई पहले आ जाता है, तो ओ वाले को अब छोड़ दीजिए, ओ वाले को भी छोड़ दीजिए। कारण क्यों? क्योंकि ABCDE में दो जगह ई आ रहा है। यानी अब ई दोनों में अगर कॉमन आ रहा है तो अब इन दोनों में पहले कौन आएगा, इसकी लड़ाई हो गई। तो अगला ए है, यहाँ भी ए है, यानी और अगला देखना पड़ेगा। यहाँ एल है, यहाँ टी है। एल पहले आता है या टी पहले आता है? तो अब जानते हैं एल पहले आता है, JKLMNOPQRST। यानी आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले हमने रिग्रेट वाला लिखा था, 6 वाला। उसके बाद 3 तो सब में कॉमन ही था। उसके बाद जो नंबर आएगा वो इसका आएगा, यानी कि 5 वाले का। 6 3 5 इस तरीके से क्रम आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन ही केवल कटा मिलेगा, बाकी तो सब में वैसे कॉमन ही है। और देखेंगे 6 3 5 के बाद 4 भी इन दोनों में कॉमन है, यानी अगला 4 ही आएगा। वैसे आप चेक भी कर सकते हैं बचा कौन सा है, 4 1 2 बचा है। अब देखिए जो बचा है केवल उस पर फोकस कीजिए। 4 बचा है, 1 बचा है और 2 बचा है। अब इनमें देखिए कौन पहले आएगा। तो आप देखेंगे RE तीनों में कॉमन है। S देखिए तीसरे नंबर पे, यहां पर देखिए V है, यहां पर P है। अब S V और P थर्ड लेटर को देखिए कौन पहले आता है, तो PQRSTUV, P पहले आ रहा है ना, तो यानी 4 नंबर वाला पहले आएगा। तो 4 नंबर वाला यहां पर भी था, चौथे नंबर पे 4 यहां भी था। अब बचा कौन सा, बचा केवल पहला और दूसरा। अब इनमें आपको देखना है कौन पहले आता है। तो आपको पता है P पहले आता है, PQRSTUV, V सबसे बाद में आता है चौथा लेटर में। यानी आपका पहला नंबर जो है वो यहाँ पर पहले आएगा और दूसरा वाला जो है वो बाद में आएगा। तो कुल मिलाकर के आंसर आपका बी वाला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया, केवल इतना आपको फोकस करना होता है कि जो लेटर स्टार्टिंग में 1 2 3 क्रम में देखते हैं ना, जैसे ABC, जैसे राम लिखा है और रवि लिखा है, मैं आपसे पूछूं इसमें कौन पहले आएगा, तो आप देखेंगे RA इसमें भी है, RA इसमें भी है, ये तो कॉमन ही है। अगला लेटर देखिए कौन सा, यहाँ V आ रहा है तीसरे नंबर पे, यहाँ M आ रहा है। अब ABCD में M पहले आता है कि V पहले आता है, तो आप कहेंगे M पहले आता है। MNOPQRSTUV, अगर M पहले आता है यानी ये लेटर भी पूरा पूरा पहले ही आएगा डिक्शनरी में। यही चीज आपको ऊपर चेक करनी थी, वही मैंने आपको वहां पर समझाया। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है इस शब्द में पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ अगर बदलता है, यानी टी जो है वो ई की जगह आ जाता है, और जो दूसरा लेटर है वो नौवे लेटर के साथ यानी इसके साथ बदलता है। इसी प्रकार आगे भी बदलते हैं। तो आपसे कह रहा है बी लेटर के बाद कौन सा लेटर आएगा। कहने का मतलब मालूम है क्या है, कहने का मतलब यह है कि इसका क्रम पलट दिया जाता है। अगर आपसे ABC लिखा है, मैं आपसे कहूं ए की जगह सी लिख दीजिए, और जो बी है वो तो वैसे इसमें डी भी कर दीजिए ताकि आप अच्छे से समझ में, क्योंकि बीच में कोई नहीं है, इसमें जितनी वैल्यू है उसका हाफ कर सकते हैं। तो ए की जगह डी लिख सकते हैं, रुकिए एक सेकंड, यहाँ डी है। जैसे आपसे मैं कहूँ ए की जगह डी लिख सकते हैं और बी की जगह सी लिख सकते हैं, और सेम चीज लास्ट वालों के लिए साथ भी करेंगे, तो सी जहां पर था यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ABCD हो गया उल्टा, यानी जो लिखा था उसका क्रम पलट जाएगा। अब सेम चीज यहाँ भी लिखी, अगर क्रम पलट देंगे तो कह रहा था लेटर बी के बाद कौन सा लेटर आएगा। बी देखिए है कहाँ, बी यहाँ पर है। अगर हम इसको घटते हुए क्रम में, मतलब पहले से इधर की ओर लिखेंगे ना, तो जाहिर सी बात है क्या कह रहा है, बी के बाद, तो बी के बाद आर आ जाएगा, क्योंकि उधर से लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। जिसको ये चीज समझ में नहीं है यहाँ पर समझ लीजिए कि एक रैंकिंग आपने दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर, पहले की जगह 10वां, दूसरे की जगह 9वां, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है, तो कुछ नहीं होगा, जो वैल्यू है ये टर्बुलेंस करके जो लिखा है ये उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पूछा गया था बी के बाद कौन सा लेटर आएगा, तो बी के जस्ट बाद आर आ जाएगा। जब यहाँ पर बी से पहले आर था, तो जब पलटते हुए लिखेंगे तो जाहिर सी बात है, जब पलटते हुए लिखेंगे तो बी के बाद ही आर आएगा, जो उससे जस्ट पहले होगा वो उसके बाद आ जाएगा। अगला देखते हैं। तो वही देखिए, आप अब तक लगभग 10 क्वेश्चन हो पाए हैं, 50 से हमने स्टार्ट किए थे और लगभग 20 मिनट का वीडियो हो गया होगा। तो वही मैंने कहा था कि हम एक साथ सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, क्योंकि हम समझाते हुए चल रहे हैं।
ताकि इतनी चीजें करा रहे हैं जितना आप बचा सकें, ताकि आपको समझ में आता रहे। तो ये लिखा हुआ एक शब्द, इसमें सभी व्यंजनों को पहले वर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, फिर सभी स्वरों को कह रहा है व्यवस्थित किया जाता है। तो कौन सा बाएं बी जो है वो बाएं से चौथे के दाईं ओर दूसरा। केवल आपको इतना करना है, देखिए कि जितने भी इसमें शब्द आ रहे हैं उसमें स्वर हैं, कुछ व्यंजन हैं। तो जो स्वर हैं उनको बाद में लिखना है, पहले व्यंजनों को लिखना है, वो भी लिखा है वर्ण, जैसे एबीसीडी होता है ना, उस क्रम से लिखना है। यहां पर अगर आप देखिए आंसर, इस पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका विक्ट्री प्लान करके था। तो सबसे पहले अगर व्यंजन आप देखिए तो इसमें व्यंजन क्या है, एबीसीडी में सी व्यंजन है, व्यंजन बी भी है, परंतु आपको पता है वर्ण के क्रम के अकॉर्डिंग लिखना है, यानी एबीसीडी में जो सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले लिखना है। तो सी सबसे पहले आ जाएगा। इसी प्रकार एल जो है वो उसके बाद आएगा, उसके बाद एल एम एन, इस तरीके से एन उसके बाद आएगा, पी आर टी वी वाई, इस तरीके से यहां तक आपने जितने व्यंजन हैं एक क्रम से लगा लिए। फिर कह रहा था जितने स्वर हो इनमें से वो एक क्रम से लगा लीजिए। तो स्वर आप ए ई आई ओ यू जानते हैं 5 होते हैं। यहां पर आप देखिए तो ए आपका है, सबसे पहले ए आ जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं आई आपका है स्वर, तो यहाँ आई आ जाएगा, क्योंकि ए के बाद ही आएगा ना आई, और ओ जो है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो ए बी सी डी के क्रम से आपने इनको लगा लिया। वही आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि आपने क्रम लगा लिया। अब प्रश्न जो पूछ रहा था वो कह रहा था बाएं से चौथा अक्षर, इधर दायां होता है उधर बायां होता है, बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा अक्षर है। बाएं से चौथे अक्षर के दाएं, तो दायां और उधर जाएगा, तो दाएं कौन सा, दूसरा अक्षर, तो दूसरा अक्षर आपका ये आपका टी वाला हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था, जस्ट इसके पहले दूसरे नंबर पे, तो टी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सब टाइम टेकिंग वाले हैं, देखने में यहाँ पर अगर आपको लग रहा है तो नहीं है, आप बहुत ढेर सारी मेहनत करेंगे तभी वीडियो में रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कठिन लगेगा देखने में, कि इसका मतलब घंटे की सुई या मिनट की सुई 2 पर है, इसका मतलब जो सुई है वो 5 पर है, या तो घंटे की, या इस तरीके से पहले तो आपको सारे चिन्ह दिए गए हैं। फिर ये भी लिखा गया है कि दो, यहां से क्वेश्चन है, एक ट्रेन डी है जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान गति से यात्रा करती है और इस पर लखनऊ के लिए आगरा से रवाना होती है। इसका क्या मतलब है, परसेंटेज और ब्रैकेट जो बड़ा वाला मुंह खुला हुआ है, तो परसेंटेज का मतलब यहां पर आप देखेंगे क्या है कि घंटे की सुई मिनट की सुई 2 पर है। यहां पर दोनों में से एक का आप चुनाव करेंगे, लिखा भी हुआ है कि अगर पहली बार में वो आ रहा है तो उसको घंटे की सुई के तौर पे मानेंगे, अगर वो दोबारा बार में आ रहा है तो उसको मिनट की, यानी कि इतने बजकर इतने मिनट। तो ये वाला जो परसेंटेज वाला वैल्यू थी वो आपकी थी 2 बज के, यानी कि ये आपको क्लियर हो गया, यहाँ पर जो समय हो रहा है वो 2 बज के हो रहा है। कितने मिनट हो रहा है, तो ये इसके लिए बड़ा वाला ब्रैकेट देखेंगे, कितना सुई तब 4 पर लेंगे। 4 पर सुई का मतलब क्या होता है, जब 4 पर घड़ी से होती है ना, तो यहाँ पर 3 पे बजता है और 4 पे मतलब होता है 20, कितने बजकर, 2 बजकर 20 मिनट। तो ये कहने का इनका मतलब है कि यहाँ पर जो आपका चलती है ट्रेन वो यहाँ पर 2 बजकर 20 मिनट पर जो है वो चलती है। यहाँ पर समझाया भी गया जिसको नहीं समझ में आए कि यदि 2 प्रतीक दिए जाते हैं डिफॉल्ट रूप से, तो पहला प्रतीक घंटे को सुई को माना जाता है, दूसरा मिनट की सुई को, और सभी समय पीएम में माने जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसका मतलब आपसे यहाँ पर समझाया गया है कि इसके लिए 4 हो जाएगा, 4 देख लीजिए, अभी ऊपर ही देखा था हमने कि जो बड़ा वाला इधर की ओर मुंह खुला हुआ है इसका मतलब है 4 पर है। तो सुई पहले वाला जो वैल्यू लिखी है उसका मतलब वो घंटे हैं, इतने बज के, और बाद वाली जो वैल्यू है वो मिनट को दर्शाती है। तो ये जो लहरा रहा है इसका देखेंगे मतलब क्या है, इसका मतलब आपको देखने को मिलेगा सुई 8 पे है। सुई जब 8 पे होती है तो समय कितना होता है, 40 होता है। यहाँ पर इस चीज को समझते रहिएगा, सुई की बात की गई है, तो आप जानते हैं सुई अगर 6 पे है तो 30 मिनट होता है, 8 पे होती है तो 40 मिनट होता है, तो इस तरीके से 4:40 समय निकलेगा। तो वही चीज यहाँ पर समय निकलेगा। अब वही चीज यहाँ पर देखेंगे तो समझाया भी गया, 2:20 निकल करके आएगा, कहाँ से, यहाँ से। इसी प्रकार एक और ट्रेन है एफ, वो लखनऊ से आगरा वापस जा रही है, वो उसका यहाँ पर दिया गया है, तो उससे आप समय जो निकालेंगे वो दिया गया है 2:40 का समय। तरीका मैंने बता दिया इसलिए अब डायरेक्ट आप देख सकेंगे। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ट्रेन एफ है, ट्रेन डी की तुलना में 1/3 तेज यात्रा करती है, तो वो हमने यहाँ पर लिख रखा है। इसके अलावा ये भी कह रहा है कि आगरा और लखनऊ के बीच की दूरी 138 किलोमीटर है, जो भी यहाँ पर दे रखी डिस्टेंस, और कह रहा है दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने समय पर मिलेंगी। तो देखिए तरीका प्रश्न का समझ लीजिए तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए एक वैल्यू दे रखी है कि एक ट्रेन 2:20 पे चलती है और एक ट्रेन है 2:40 पे चलती है, इन बीच के डिस्टेंस 138 है। तो और एक ये भी दे रखा है
कि एक ट्रेन की जो स्पीड है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड को सबसे पहले तो किलोमीटर प्रति घंटा में आप चेंज कर लीजिए, तो आपका चेंज करने पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब ये भी कह रहा था कि जो दूसरी ट्रेन थी उसकी चाल 1/3 है इसी 36 की, तो 1/3 निकालेंगे तो दूसरी की भी चाल निकल आएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की चाल हमको पता चल गई। अब एक ट्रेन थी जो 20 मिनट पहले पहुंच रही थी, या कहेंगे 20 मिनट पहले जो है वो आपका चल रही थी 2:20 वाली। अगर ये 2:20 वाली ट्रेन को हम देखें कि ये 2:40 पर ये भी चलती है, यानी 20 मिनट का डिफरेंस आ रहा है ना, तो हम ये देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर 20 मिनट में चली कितना है, ताकि दोनों की जो समय है वो बराबर आ जाए। तो हम इस 20 मिनट, क्योंकि ये 2:40 पे चल रही है 2:20 पे चल रही है, तो हम ये देख लेते हैं 20 मिनट में कितना जो है वो चली है। ट्रेन आपकी 20 मिनट पहले छूटती है, तो 20 मिनट में आपकी जो तय की गई दूरी है वो आपका निकालने के लिए 20/60, 60 से डिवाइड किया गया है ताकि वैल्यू घंटे में आ सके, क्योंकि हमने ऊपर किलोमीटर प्रति सेकंड में ऑलरेडी चेंज कर लिया था। और जो 36 आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऊपर वाली जो है वो आपको वैल्यू दे रखी है जो हमने निकाली थी चाल वाली। तो दूरी का फॉर्मूला आप जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुणे समय करके होगा, वही वैल्यू रख करके दूरी 12 किलोमीटर निकल आएगी, यानी वो 20 मिनट में 12 किलोमीटर चलता है। यानी जो वो चला था, टोटल डिस्टेंस थी दोनों के बीच लखनऊ और आगरा की 138, पर जो 20 मिनट में वो चल जाता है वो 12 किलोमीटर चल जाता है। तो हमने क्या कर दिया, 12 किलोमीटर इसमें से घटा दिया, कि वो जो एक्स्ट्रा उसका समय था उसको हमने इसमें से हटा दिया, तो बचा 126 किलोमीटर। अब यही बताना था कि दोनों अब जब चलती हैं तो आपस में कितने टाइम पर मिलेंगी। अब दोनों ट्रेनें हमने समय समान कर लिया, तो ऐसे में कितनी टोटल दूरी है और टोटल चाल है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी बची, 126। चाल कितनी, दोनों की जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों की टाइम बराबर कर लिया हमने, 36 और 48 जोड़ देंगे तो 126/84 करेंगे। आंसर आपका 3/2 आएगा। 3/2 का मतलब आप जानते हैं, 3/2 का मतलब 3 का आधा 1.5 होता है, 1.5 का मतलब है 1.5 मिनट यहाँ से आ जाएगा, यानी 1:30 अब 1:30 जो निकल के आया है, ये वो समय है जब ट्रेनों के मिलने का, परंतु उसकी खुद की भी बाद में अपनी जो चाल थी वो भी तो जुड़ेगी, जो समय तक 2:40 पे वो खुद से चल रहा था जहां से, वहां से भी तो जोड़ेंगे, तो वो पहले वाला समय इसमें जोड़ लेंगे, तो 4:20 आ जाएगा। तो ये वो समय हो जाएगा जो आपका सही उत्तर होगा। बाकी आप ऑप्शन देखेंगे तो इन्होंने इतना क्वेश्चन को ये घुमाया है कि ऑप्शन भी कोड भाषा में ही दिए हैं। अब इस कोड भाषा को आप वापस से ऊपर वाली जो वैल्यू दे रखी थी उसी से चेंज करेंगे, तब 4:20 वाला वैल्यू निकल करके जो है वो इस तरीके से आएगी कि आपका ब्रैकेट ओपन वाला और परसेंटेज के रूप में, तब जाकर के सी वाला आंसर होगा। तो क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला, बैड टाइम टू परचेज को ये लिखा जाता है, इन्वेस्ट मनी एंड एफर्ट्स को ये लिखा जाता है। इस तरीके वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, आखिरी में पूछा जाएगा क्या होगा। केवल आपको इतना करना होता है कि जो चीज कॉमन होती है उनको आपको अलग कर लेना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, बैड टाइम टू परचेज जो है ये, और परचेज जो है पहले वाले में भी है, परचेज यहाँ भी है, देखिए दोनों में ये चीज कॉमन है। बैड जो है वो इसमें भी है कॉमन, और बैड इसमें भी कॉमन है, यानी पहले और अगर तीसरे को लेंगे तो इसमें, और इधर साइड तो आपने दो चीजों को कॉमन देख लिया, सेम चीज यहाँ पर भी आपको कॉमन देखना है। तो हाई तो नहीं है, बीओ देखिए यहाँ भी है, बीओ यहाँ भी है, वाई जेड जो है यहाँ पर भी है, वाई जेड यहाँ पर ही है। तो इससे क्लियर हुआ कि अगर हम 1 और 3 समीकरण को देखें तो परचेज और बैड दोनों कॉमन थे ना, तो परचेज और बैड का जो मतलब निकलेगा वो वाई जेड और बीओ से इसको संबोधित किया गया है। इसी प्रकार जो जो कॉमन है वो हम एक एक करके लिखते जाएंगे। समीकरण 3 और 4 से लेंगे तो ओनली की वैल्यू एफ पी निकल के आएगी, देख लेंगे आप। इसी प्रकार अगले से भी आप निकाल लेंगे, इसी प्रकार बाकी से भी निकाल लेंगे, तो बाकी इस तरीके से सभी का निकल आएगा। कॉमन कॉमन वाला इसमें तरीका होता है। तो इन्वेस्ट एफर्ट्स टू एनर्जी का जो पूछा गया था वो आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो मेरा मेन तो तरीका था इसको कराने का वो ये था कि आपको चीज समझ में आ गई होगी कि जो चीज कॉमन है, पहले और चौथे में अगर कोई कॉमन है, दूसरे और तीसरे में कोई कॉमन है, तीसरे पहले में कॉमन है, तो कॉमन कॉमन को एक साथ लिख लेंगे, उससे एक एक वैल्यू एक पर्टिकुलर शब्द से जो है अलग होती जाएगी, और उससे आप सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, एक निश्चित कोड में लॉन्गर को ये लिखा जाता है, इसी में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा। अब एल को देखिए क्या लिखा गया है, क्यू लिखा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो लॉन्गर में एल जो है वो सबसे लास्ट में लिखा गया है, और एक घटा करके के एल होता है ना, इसी प्रकार एन ओ, यानी पहले का आखिरी में लिखा गया है, वो भी -1 करके, सब में सेम सेम चीज है। अब यहाँ पर जो टाइगर है सेम इसमें भी यही करेंगे, तो टी को सबसे लास्ट वाले के साथ आप लिखेंगे, यानी एक घटाएंगे तो पी क्यू आर एस टी होता है ना, तो सेम आपका माइनस करते जाएंगे, तो टी से आपका एस हो जाएगा,
आई से जस्ट पहले एच हो जाएगा, जी से एफ हो जाएगा, ई से डी हो जाएगा, आर से इस तरीके से आपका क्यू हो जाएगा। तो एक एक केवल घटाया गया है, उस तरीके से बी वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन कि m प्लस एल का मतलब एल एम का बेटा है। ये जो चार्ट दिया हुआ है ना, बस इसको आपको इसमें दे रखा होगा, जो क्वेश्चन इसमें देख लेना होता है। जैसे यहाँ लिखा है ना x परसेंटेज p माइनस करके, तो परसेंटेज का मतलब केवल देख लीजिए कि x p का क्या संबंध है। इसी प्रकार माइनस का देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क का देख लीजिए। तो इससे आपको ये जो पूछा गया है कि कौन से दो प्रतीक आएंगे ये दिखाने के लिए कि ई एक्स की पत्नी। अच्छा, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको निकालना है तो आपको इसका चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट देखिए जहां पर दर्शाया भी गया है कि ओ जो है मेल है और ये फीमेल है। इस तरीके से विकल्प सी से ये चार्ट बना करके दिखाया गया है कि पति पत्नी को दर्शाता है। बगल में सिंगल लाइन भाई बहन को दर्शा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर लंबा चौड़ा दर्शाया गया है। तो मेरा मेन मतलब है कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको केवल जो वैल्यू दे रखी है स्टार्टिंग में वो यहाँ पर पुट करनी है और यहाँ पर बताना है कि इनको किस तरीके से आप रखेंगे कि ई एक्स की पत्नी जो है यहाँ पर निकलेंगे। ये ई दे रखा है, ये एक्स दे रखा है, तो आंसर यहाँ पर सी होगा, प्लस और हैच का। अब यहाँ पर आपको प्लस और हैच का संबंध दे रखा होगा। देखिए हैच का ये दे रखा है, प्लस का ये दे रखा है, वो बेटा वाला ये इकलौती बहन वाला। तो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, एक से एक खतरनाक जो है वो दिए गए हैं। कुछ और दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो अलग से देखेंगे। जैसे इसमें दे रखा है ब्लड रिलेशन वाला, तो यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लिखी है। मंदिरा आपने एमबीबीएस कोर्स में टॉप किया, मेडिकल पेशे में शामिल होने वाले परिवार की 7वीं सदस्य बन जाती हैं, परिवार के सदस्य हैं नीरजा, ये सब करके और ऐसे करके कौन क्या है कौन क्या है उस तरीके से इसमें दे रखा है कि कौन न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई दंत चिकित्सक नहीं है, पत्नी विनीता है। ये एक पूरी कथा कहानी लिखते हुए इसी को ही आपको इस तरीके से बनाना होता है। अब इसको बनाने के बाद ही आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिखा है ना इनमें से कौन एक चिकित्सक है, वो उसका आंसर देना होता है। जैसे सी वाला आप देख रहे हैं विनीता, वो आपका दंत चिकित्सक निकल करके जो है वो आएंगे। तो इसलिए आपको जो भी इसमें कहानी दे रखी होती है उसको इस तरीके से बनाना होता है, ब्लड रिलेशन के तरीके से। इसमें तो बहुत वैसे लेंदी दिया हो गया है, बाकी मैंने इसलिए अलग से आंसर भी दिखा दिया, ऊपर क्वेश्चन भी दिखा दिया। अगला भी सेम क्वेश्चन ही है कि इसमें आपको 8 सदस्य दे रखे हैं और सबका एक दूसरे से संबंध दे रखा है। पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। आंसर ये सी एफ के पोते नाती वाला हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको बना करके भी जो है वो दिखाया गया है कि किस तरीके से ब्लड रिलेशन जो वाला जो कंडीशन है यहाँ पर बन करके आएगी। तो एक जैसे क्वेश्चन थे इसलिए हमने एक साथ बता दिए। बाकी ये वाले जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको हम अलग से देखेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और देख लेते हैं और इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे कि ये आपको संबंध दे रखा है। जैसे चूहा का संबंध कृंतक से है तो किसका संबंध सेम इसी प्रकार से मैच करेगा। इसके अलावा जो भी यहाँ पर क्वेश्चन हमने किए हैं, कोई भी इनमें से नहीं समझ में आया हो, कोई चीज में डाउट हो तो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमने लास्ट के कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ज्यादा लेंथी थे, उनको अगर हम समझाएं तो एक ही वीडियो के बराबर ही उनकी लेंथ हो जाएगी। इसलिए हमने जो बेसिक उसमें तरीका था कि कैसे क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे उस क्वेश्चन को समझेंगे, कैसे करेंगे, वो हमने यहाँ पर जो है वो बताया। तो इसलिए अगर उनको आप अलग से कर रहे हैं, कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो अवश्य कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी वीडियो लाइक शेयर अवश्य करते रहिएगा। तो आंसर यहाँ पर वेल का स्तन प्राणी से हो जाएगा। जिस प्रकार चूहा का कृंतक से संबंध है, उसी प्रकार वेल मछली एक मैमल होती है, स्तनपायी प्राणी में आती है। तो सी वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन अब आपसे भी पूछ लेते हैं, जिसको आप कोशिश कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा कि एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां हैं और 1 के 1 पुत्र हैं। परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या और परिवार के पुरुष सदस्यों की कुल संख्या का रेशियो आपको बताना है। 5:9 होगा, 9:5 होगा, 8:5 होगा या 5:8 होगा। थोड़ा सा लेवल अभी स्टार्टिंग में हम प्रीवियस ईयर ही करा रहे हैं, इसलिए थोड़े से उन्हीं क्वेश्चनों पर मेन फोकस कर रहे हैं जो आपको समझ में आते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर में आप देख रहे हैं हर लेवल का क्वेश्चन आया है, तो तैयारी भी आपको हर लेवल की करनी है अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है। तो किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा छटाओ, वो वाला कंडीशन आपको जो है वो नहीं करनी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी इसका जो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर हुआ था उसको भी हम करा देंगे, जिसमें आपका हिंदी पोर्शन और आपका जीके जीएस वाला पोर्शन है, क्योंकि उसमें भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।